नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूं शनिवार को दिल्ली में हुए एक दर्दनाक हादसे के बारे में। दर्दनाक हादसा आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में एक राव कोचिंग सेंटर जो यूपीएससी के कोचिंग देता है, वहां पर बरसात का पानी बेसमेंट में भर गया और बेसमेंट में पानी भरने के कारण दो महिला उम्मीदवार या स्टूडेंट्स और एक पुरुष, दो लड़कियां और एक लड़का इस हादसे में अपनी जिंदगी खो बैठे। दोस्तों, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये महज एक हादसा था और इस हादसे के पीछे प्राकृतिक आपदा थी, बारिश का पानी था जो सड़क से अचानक से बेसमेंट में घुसा और इतनी तेजी से घुसा कि बच्चों को निकलने का मौका नहीं मिला और उस मौका ना मिलने के कारण ये मौत हो गई। दोस्तों, मेरा इसमें मानना यह है कि ये एक हादसा नहीं था। ये एक जानबूझकर की गई लापरवाही का नतीजा था और इसे मैं अगर हत्या कहूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये हत्या लापरवाही की वजह से हुई है और एक ऐसी लापरवाही जो जानबूझकर की गई है। दरअसल दोस्तों, बेसमेंट जो बनती हैं दिल्ली में, वो एज पर मास्टर प्लान, एज पर द एमसीडी बाय लॉज, वो केवल स्टोरेज के लिए बनती हैं, जिनमें केवल आप स्टोर कर सकते हैं सामान को या पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अ, अधिकांश जगहों पर, नॉट ओनली इन कोचिंग सेंटर्स, को जो बेसमेंट्स हैं उनका यूज, मैं कहूँ, मिस यूज किया जा रहा है और मिस यूज तरह तरीके से लोग कर रहे हैं। कई जगह वहाँ ये कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, कई जगह ऑफिसेज चल रहे हैं, कई जगह और दूसरे क्रियाकलाप चल रहे हैं जो इन नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहे हैं। मैं कहूंगा कोई डर नहीं किसी को, कोई किसी की परवाह नहीं, कोई कानून की इज्जत नहीं। और अब बात करूं अगर मैं इन कोचिंग सेंटर्स की, दोस्तों, ये कोचिंग सेंटर्स एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट लेते हैं अपने स्टूडेंट से फीस के तौर पर, और उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? उनको एक छोटे छोटे कमरों में, कई कोचिंग सेंटर्स तो ऐसे हैं जो एक एक दो दो कमरों में चल रहे हैं, वहां बच्चों को जो अपनी तैयारी करने आते हैं, अपनी कोचिंग करने आते हैं ताकि वो एक देश के अच्छे ऑफिसर बन सकें, अपना करियर बना सकें, उनको जानवरों की तरह एक कमरों में ठूंस दिया जाता है कि कमरे में जिसकी कैपेसिटी 25 या 20 बच्चों की है, वहां 40 40 50 50 बच्चों को ठूस कर वहां पढ़ाने का नाटक किया जाता है। और अगर वहां कोई हादसा हो जाए तो इसके लिए कोई प्रिकॉशंस वहां नहीं ली जाती हैं। केवल और केवल कोचिंग सेंटर्स के मालिकों का एक ही उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा फीस बढ़ा करके ले ली जाए, उसके बाद बच्चे मरें चाहे जिए, चाहे उनको कोई फैसिलिटी मिले ना मिले। दोस्तों, मैंने कई कोचिंग सेंटर्स का कल मैं कहूँ निरीक्षण तो क्या कहूँ, लेकिन मैंने कई जगह विजिट किया। अधिकांश कोचिंग सेंटर्स जो है बंद थे, लेकिन कुछ में जिनमें मैंने जा पाया या जो मैं जिनकी इंक्वायरी कर पाया, वहां मैंने पाया कि छोटी छोटी संकरी सीढ़ियां हैं, जो स्टेप्स हैं, स्टेयर केस है, वो बहुत छोटे हैं। उनमें दो आदमी एक साथ भी नहीं चल सकते हैं। और छोटे छोटे जो कमरे हैं, उन कमरों में जो एंट्री है वो सिंगल एंट्री है। अगर कोई हादसा हो जाए, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, तो उनको नीचे उतार कर लाना और गाड़ी तक पहुंचाना अपने आप में एक दूभर काम है। और अगर कोई इस तरह का हादसा होता है, अभी आपने देखा होगा पिछले साल 2023 में मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। किस तरीके से बच्चों ने वहां एक रस्सी से कूदकर, खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। जवान बच्चे थे, कुछ की जान बच गई, कुछ झुलस गए। अगर वही चीज कुछ मेरे जैसे बुजुर्ग बूढ़े के साथ होती तो हम तो वहीं झुलस के मर जाते। इसके पीछे हल्ला गुल्ला मचा और एजेंसीज हरकत में आई। इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अब सुमोटो लेते हुए इस पे एक ऑर्डर पास किया कि, और उसमें डायरेक्शन दी डीडीए को और एमसीडी ऑफ दिल्ली को, कि जितनी भी कोचिंग सेंटर हैं, अगर उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम्स प्रॉपर नहीं लगे हैं, फायर प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हैं, तो उनको सील कर दिया जाए। और उसकी जो ऑर्डर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है, वो शायद आज तक नहीं हुआ। कोई कोचिंग सेंटर सील नहीं हुआ, किसी में फायर फाइटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, कहीं भी कोई
बच्चों को जो प्रिकॉशन होनी चाहिए वो नहीं दी रखी गई है। दोस्तों, आपने सुना होगा एक उपहार कांड हुआ था दिल्ली में। उसमें कैपेसिटी से ज्यादा कुछ लोग दर्शक दीर्घा में बैठ गए थे और वहां आग लगी और उसमें बहुत सारी मौतें हो गई। वो एक मुकदमा बहुत लंबा चला। वो कोचिंग सेंटर, सॉरी, जो पिक्चर हॉल था, उपहार सिनेमा हॉल था, वो आज तक बंद है। उसमें बहुत लोगों को, कुछ लोगों को सजाएं हुई, पेनल्टीज दी गई, कंपनसेशंस दिए गए। महज चंद सीटें फालतू थी। लेकिन कोई पूछे इन कोचिंग सेंटर से कि इनके क्या नॉर्म्स हैं, कितने बच्चे एक क्लास में बैठ सकते हैं, क्या उनके लिए कोई प्रिकॉशंस ली जाती है? किसी भी तरह की प्रिकॉशंस वहां नहीं ली जा रही। और ये केवल ओल्ड राजेंद्र नगर में नहीं हो रहा है, ये मुखर्जी नगर में तमाम तरह के कोचिंग सेंटर्स हैं, उनमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों की जान के साथ खेला जा रहा है। इवन बच्चों के ही नहीं, जो वहां स्टाफ काम करता है, मैंने वहां कल ये भी बात की, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा जो स्टाफ काम करता है वो छोटे छोटे क्यूबिकल्स बना दिए गए हैं बेसमेंट्स में, और वहीं वो, जहां एक आदमी बामुश्किल बैठ पाता है, वहां तीन तीन स्टाफ मेंबर्स को बैठाया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। काम के घंटे भी 12 से 13 घंटे, 11 से 13 घंटे हैं, कोई 8 घंटे के नॉर्म्स नहीं है। वो क्या फैसिलिटीज देते हैं ये एक बहुत दीगर मुद्दा है, लेकिन बिल्कुल नहीं देते हैं ये मैं कह सकता हूँ। उनकी जो सैलरी स्लिप है नहीं दी जाती, जो स्टाफ है उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता, किसी तरह की कानून का पालन वहां नहीं होता। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो बच्चों को आईएएस बनाने में मदद करते हैं या उनको शिक्षा दे रहे हैं, या जुडिशियल ऑफिसर्स बना रहे हैं, या और डिफरेंट सीनियर ऑफिसर्स बना रहे हैं, वो इतने हाई प्रोफाइल लोग हो जाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 2 लाख से लेकर के 4 लाख तक कोचिंग फीस है एक बच्चे की। और जो स्टाफ है, जो आपकी उनकी फैकल्टी है, उसके क्या सैलरीज हैं, कौन फैकल्टी में है, कौन नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। बच्चों को लुभावने सपने दिखाए जाते हैं कि आपको बहुत बड़े बड़े सीनियर लेक्चरर्स जो है यहाँ आपको पढ़ाएंगे, कोचिंग करेंगे, देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। बच्चे मजबूर हो जाते हैं, फीस वन टाइम ले ली जाती है, इसके बाद बच्चों की मजबूरी है। और भेड़ चाल लगी हुई है कि अगर 200 बच्चे हैं तो वहीं 250 हो जाते हैं, वहीं 300 हो जाते हैं। एक एक क्लास में 400 500 बच्चे थ्रू जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको क्लासेस ली जा रही। दोस्तों, किसी भी तरह का कोई सेफ्टी प्रिकॉशन रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिया जा रहा। अब इसमें बात आती है कि जब हादसे हो जाता है, जैसे ये 3 मौतें हो गई, दर्दनाक मौतें हैं। दोस्तों, ये साधारण मौत नहीं है, ये हत्या है, हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की हत्या है। जिनके घरों के चिराग बुझे हैं, उनसे पूछ के देखो, उनकी जिंदगी का पूरा सपना चूर चूर हो गया है। किस तरीके से, किस ढंग से किसी ने, माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक किया होगा कि वो कोचिंग लेकर के आईएएस बन सके, पीसीएस बन सके, आईएफएस बन सके, या तो लेकिन क्या हुआ, उनको डेड बॉडीज उनके हाथ में लगी। दोस्तों, क्या ये व्यवस्था की कमी नहीं? क्या इसके पीछे केवल और केवल ये बारिश का पानी दोषी है? क्या वो अधिकारी जो एनओसी देते हैं वो दोषी नहीं है? क्या वो अधिकारी जो रोज देखते हैं कि यहाँ सब कानूनों की धज्जियां उड़ाकर काम किया जा रहा है, वो दोषी नहीं है? क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वो इंजीनियर्स जो बिल्डिंग सेक्शन का इंचार्ज हैं, वो कतई दोषी नहीं है? उन्होंने पैसे लिए और एनओसी दे दिया, कुछ कोई नॉर्म्स नहीं देखे। आपने टीवी में देखा होगा, राव कोचिंग सेंटर में जहां बेसमेंट थी, वहां क्यूबिकल्स बने हुए थे, बाकायदा लाइब्रेरी चल रही थी। एक लाइब्रेरी जिसकी कैपेसिटी अगर वो ग्राउंड फ्लोर पर भी होती तो 15 से 20 स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन उसमें 40 बच्चे वहां पढ़ते थे, 45 बच्चे वहां पढ़ते थे। ये क्या मजाक हो रहा है? इसके पीछे कोई दोषी नहीं है क्या? इसके पीछे एक व्यवस्था दोषी नहीं है क्या? क्या राजनीतिक पार्टियां, आप पार्टी बीजेपी को, और बीजेपी आपको इसको दोषी ठहराएगी? क्या वहां के एमएलए को ये नहीं दिखाई दे रहा था कि उसके एरिया में जो ड्रेन्स हैं वो डीसिल्ट नहीं की गई हैं, उनमें बारिश आएगी तो पानी भरेगा, और वो पानी सीवर का वो सड़कों पर भरेगा?
और सड़कों के लेवल में ही जो साइड्स के मकान है, रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पानी उन मकानों में जाएगा। क्या उनके पास कोई फंड्स की कमी थी? कोई फंड्स की कमी नहीं थी दोस्तों। केवल और केवल काम करने की इच्छा शक्ति की कमी थी। केवल और केवल एक बेईमान व्यवस्था की वजह से ये सब हुआ है। अधिकारी निशंक हो गए हैं, बिल्कुल उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल में है, कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इसके लिए एलजी साहब जिम्मेदार है। एलजी साहब ने इंक्वायरी बैठा दी है, वो इंक्वायरी बताएगी कि इसके लिए कुछ केएमसीडी का कोई फला एक ऑफिसर जिम्मेदार है, वो भी बच निकलेगा। पुलिस ने आनन फानन में इस कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया। हमारे जैसे कुछ वकील कल नहीं तो परसों खड़े होंगे और उनको बेल पर बाहर कर देंगे। लेकिन क्या उन बच्चों की मौत का कोई मुआवजा हो सकता है? क्या उन बच्चों की मौत की कोई कीमत लगा सकता है? क्या ये व्यवस्थाएं सुधरनी नहीं चाहिए? क्या वो बेईमान ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और वो कार्रवाई होते हुए दिखती नहीं चाहिए? वाईएमओ चैनल कई सवाल पूछता है दोस्तों, और ये केवल इस सेक्टर में नहीं हो रहा है। मैं जिस सेक्टर से बिलोंग करता हूं, लीगल फेटर्निटी से, पिछले साल हापुड़ में, यूपी के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता पूर्वक उनकी पिटाई की गई। दूसरी तरफ दूसरे स्टेट में एक वकील की हत्या कर दी गई। मामला जोर शोर से उठा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ लोगों का ध्यान गया। 2 4 10 दिन उसका शोर शराबा हुआ। हमने भी लोगों के इंटरव्यूज लिए। लोगों ने कहा हम इसमें बिल्कुल मजबूती के साथ लग गए और विद इन 1 मंथ और विद इन 40 डेज ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात गई, खत्म हो गई, लोग भूल गए, सब कुछ वही है। सेम ऐसे ही ये गिरफ्तारी हुई, उनको बेल आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ चंद एक आध अगर होगा तो किसी एमसीडी ऑफिसर की को एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी जाएगी। वो जवाब दे देगा कि साहब मैंने टेंडरिंग की थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत हास्यास्पद बात उन्होंने कही कि कोचिंग सेंटर के मालिकों की तरफ से आई कि एक कार आई थी तेजी से, उसके ने पानी का प्रेशर इतना बढ़ाया कि हमारे दरवाजे टूट गए। क्या मजाक है ये सब। कुल मिलाकर आज मैं जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं उसका लब्बो लबाब ये है कि इस व्यवस्था को सुधरना पड़ेगा। हम सबकी अहम जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। जहां हम रह रहे हैं, पूछे उनसे सवाल, पूछे उन अधिकारियों से सवाल, करें उनकी कंप्लेंट्स प्रॉपर चैनल पर कि जो अपने फर्ज को सही से अदा नहीं कर रहे, जिनकी महज लापरवाही से, जानबूझ पर की गई लापरवाही से युवा बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। पटेल नगर में पिछले कुछ दिनों पहले एक बच्चा इलेक्ट्रिक करंट से मर गया क्योंकि वहां वायर नंगी पड़ी हुई थी। कोई जिम्मेदारी हुई? किसी ऑफिसर की सजा हुई? किसी ऑफिसर के ऊपर जवाबदेही तय हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। क्यों? ये व्यवस्थाएं इस तरह चली तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। आपने देखा, आपने टीवी पर देखा होगा कि वहां कांग्रेस के लीडर्स भी पहुंचे, वहां दिल्ली की महापौर भी पहुंची और एरिया की एमपी जो बीजेपी से है वो भी पहुंची। लेकिन वहां जमा हुए स्टूडेंट्स ने सबका विरोध किया और सबको गो बैक के नारे लगाए। क्या इंडिकेट करता है दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि हमारे युवाओं का हमारे राजनीतिक नेताओं के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है। वो मानते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये राजनेताओं की मिली भगत से हो रहा है। ये जो ऑफिसर्स निशंक हो गए हैं, बिल्कुल कोई उनके अंदर डर नाम की चीज नहीं रही है। वो केवल और केवल घूस खाने के लिए वहां बैठे हैं। कोई जिम्मेदारी उनकी अपने ऊपर नहीं लेने को तैयार है, कोई उनके खिलाफ एक्शन करने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है इस? क्या इसी तरह बच्चे मरते रहेंगे? आज वो केरल का बच्चा था, आज वो अंबेडकर नगर की बच्ची थी, कल मेरी बच्ची भी हो सकती है। कल्पना करो कल आपका बच्चा भी हो सकता है।
जो ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाए अपने जीवन के सपनों को लेकर के, और वहां से उसकी डेड बॉडी वापस आए, और केवल चंद लोगों की वजह से। ये प्राकृतिक मौत नहीं है, ये एक हत्या है। और अगर इसमें सही से न्याय दिलाना है उन मरहूम बच्चों को, तो उन हत्यारों को सजा दिलवानी पड़ेगी, उन हत्यारों को सजा देनी होगी, ताकि इस व्यवस्था में कहीं कोई बदलाव आने की गुंजाइश बन सके। दोस्तों, पीड़ा बहुत है, बातें बहुत हैं, लेकिन बस इतना कह सकता हूं कि हम सबको एक साथ उठना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। आसपास क्या हो रहा है इसके प्रति आंखें खोलकर गलत का विरोध करना पड़ेगा, गलत के प्रति आवाज उठानी पड़ेगी, तभी शायद कुछ होगा। वरना ये गूंगी बहरी सरकारें, ये भ्रष्ट ऑफिसर्स इसी तरह बच्चों की जान लेते रहेंगे, नागरिकों की जान लेते रहेंगे, और उनसे पैसा बटोरने के लालच में जो इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं, वो अपना इसी तरह पैसा बटोर कर ऐश करते रहेंगे। उन्हें कोई परवाह नहीं है बच्चे मरे जिए, उनके लिए क्या हो क्या ना हो। कोई मेडिकल फैसिलिटी वहां नहीं है, कोई फायर सेफ्टी प्रिकॉशन वहां नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है कि किस क्लास में किस रूम में कितने बच्चे बैठेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, किसी भी तरह की प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया जाता। केवल और केवल पैसा बटोरने का, शिक्षा को बेचने का एक व्यवसाय बना लिया कुछ लोगों ने। उनका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, वो केवल और केवल दुकानें खोलकर बैठे हैं। जिसकी जितनी लग्जरियस दुकान है उतना उसका किराया है, उतना उसका फीस है, और वो फीस मेरी जेब से जा रही है, आपकी जेब से जा रही है, गरीब माँ बाप की जेब से जा रही है। न जाने कौन किस हालात में अपने बच्चों को पढ़ाता है। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, आपको भी मालूम होगा। तो दोस्तों, ये हादसे दोबारा ना हो, ऐसी कोई कोशिश जरूर होनी चाहिए। एक आवाज जरूर बुलंद होनी चाहिए इस व्यवस्था के खिलाफ, जो व्यवस्थाएं हमारे बच्चों की जान ले रही। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मैं बात करूंगा। अभी जय हिंद, जय भारत।